ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सेशन पे हम आपके लिए कुछ न कुछ मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। आज जो हमारा प्रोग्राम है वो हम एक सेक्टर के ऊपर बात करने आए हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के हवाले से कि इस वक्त मौजूदा हालात में इस वक्त बैंकिंग सेक्टर में किस तरह से क्या चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और जो है इस वक्त इस सेशन में हमारे साथ बात करने के लिए जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बता दूं कि उनका ताल्लुक है अल्फला सिक्योरिटी से और जो है वो वहाँ की हेड ऑफ डिप्टी हेड रिसर्च हैं सारा रहमान साहिबा। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम नादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक। अच्छा सारा, सबसे पहले आप चूँकि हमारे पीएसएमयू के प्लेटफ़ॉर्म में फ़र्स्ट टाइम आप आई हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे नाज़रीन हैं, उन्हें आप अपनी जो है अपने हवाले से और अपनी जर्नी के हवाले से थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सारा रहमान है और मैं इस प्रोफेशन से तकरीबन 7 to 8 years से एफिलिएटेड हूँ, जो कि रिसर्च इन्वेस्टमेंट। और मैं करियर स्टार्ट किया था आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम आईबीए 2016। तो आई जॉइंड एनसीबी आरिफ हमीद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स व्हिच इज अ म्यूचुअल फंड कंपनी। तो वहाँ पे आई स्टेड फॉर लाइक 5 years एंड देन आई मूव टू अल्फला सीएलएसए बैक इन 2020 और यहाँ पे मैं 3 साल से हूँ। I joined here as a research analyst and now I am the deputy head of research at Alpha CLS. सही। अच्छा सारा, आप अब आज हम बात करना चाह रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि स्टॉक मार्केट में बैंकिंग सेक्टर का कितना हाथ होता है? और जो है यहाँ पर ये बताएं कि कितने परसेंट जो है जो केसी इंडेक्स है उसमें बैंकिंग सेक्टर का पार्ट है? बैंकिंग सेक्टर, पहले तो मैं ये बता दूं, जो KSE 100 इंडेक्स होता है उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन से देखते हैं कि उसमें उस हिसाब से जो है वो टॉप 100 स्टॉक्स कौन से हैं और उसके बाद कौन से। तो आप जो सॉर्टिंग करते हैं वो मार्केट कैप के बेस पे करते हैं, जिसमें से बैंकिंग और ऑयल, ये जो दो मेजर सेक्टर्स हैं इन द पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट। तो जो बैंक है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज तकरीबन 30% मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बैंकिंग सेक्टर की इन द KSE 100 इंडेक्स। अच्छा, हम एसेंशियली बात 100 इंडेक्स की करेंगे क्योंकि हम्म। मेजोरिटी मार्केट क्या 100 इंडेक्स में ही होती है और वही स्टॉक्स हैं जो ज्यादा ट्रेड भी होते हैं। सही। अच्छा, ये सारा मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि अ, कितने बैंक्स हैं जो इस वक्त जो है इस वक्त इनरोल हैं इसमें केसी 100 में, और कौन से टॉप 5 बैंक्स को आप समझती हैं उनमें से जो इस वक्त बहुत ज्यादा टॉप पर है? जो बाकी जो वैसे जो नॉर्मली कवरेज में होते हैं IBC पे, और जो बाकी छोटे बैंक्स होते हैं जो जनरली कवरेज में नहीं होते, उन सबको अगर मैं मिलाऊं तो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो अभी मेरे बिल्कुल नहीं। अगर मैं अंदाजन आपको बताऊं तो तकरीबन 18 से 20 बैंक हैं जो हमारे लिस्टेड हैं इन द स्टॉक मार्केट। सही। तो अ, टॉप 5 अगर आप पूछ रही हैं, टॉप 5 इन टर्म वैसे जो होता है मार्केट शेयर से देखा जाता है, जो कि जिनके डिपॉजिट सबसे ज्यादा होते हैं, तो वो टॉप 5 बैंक्स में आते हैं, जिसमें HDL, NCB, UBL, नेशनल बैंक और निजाम बैंक, ये टॉप 5 बैंक हैं। वैसे टॉप 5 अगर आप स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस वाइज पूछ रही हैं कि किनमें ज्यादा पोटेंशियल है, तो फिर आई एड्रेस दैट लेटर। अच्छा, सारा मुझे ये बताइए कि जैसे स्टॉक मार्केट में बैंकिंग सेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो है कंसिडर किया जाता है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्या वजूहात हैं जो इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है कंसिडर किया जाता है? अच्छा, बेसिकली स्टॉक मार्केट चलती इस तरह है कि अगर मैं एक फंड मैनेजर हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक पोर्टफोलियो है मैनेज करने का, से 10 बिलियन का पोर्टफोलियो है या 5 बिलियन का ठीक है, तो उसमें आई हैव सर्टेन ऑप्शंस कि मैं क्या क्या ले सकती हूँ, ठीक है।
तो जो जिन कुछ तो स्टॉक्स इस तरीके से होते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल द बिगर बैंक्स और द ब्लू चिप कंपनीज, उन वो आपके पोर्टफोलियो का एक पार्ट होते हैं जिनमें आपको पोटेंशियल लगते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट कैप इतनी होती है कि यू कैन मेक देम अ बिगर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो बैंकिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यू बैंक फॉर्म अ वेरी बिग पार्ट और अ वेरी बिग चंक ऑफ एनी पोर्टफोलियो मैनेजर्स फंड। तो अगर आप अभी भी ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके फंड मैनेजर रिपोर्ट्स देखेंगे, तो सबके टॉप पिक्स वहां पे 10 टॉप पिक्स दी हुई होती हैं जो उनके हम्म। पोर्टफोलियो का पार्ट। तो उसमें आप 2 या 3 बैंक नजर आएंगे। तो यूजुअली ये होता है कि जरूरी नहीं है, बट कोई एक बड़ा बैंक और देन मे बी 1 or 2 टियर बैंक, इस तरीके से उनके पोर्टफोलियो की कॉम्पोजिशन होती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे लाइक। सही। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को एवेल्युएट करने के लिए कौन से ऐसे डायनामिक्स होने चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आरओई है, पीई है, पीबी है, या फिर कोई और, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। अच्छा, वैल्यूएशन वाइज हम इस तरह देखेंगे, डेफिनेटली अर्निंग्स ग्रोथ जैसे किसी भी सेक्टर में देखते हैं बैंकिंग में भी देखते हैं, हम्म। बट फॉर बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफिकली वैल्यूएशन अलग तरीके से की जाती है। अगर मैं कोई और सेक्टर कर रही हूँ तो यूजुअली हम एनालिस्ट यही करते हैं कि वी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड एंड रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड विच और प्राइस टू बुक और प्राइस टू सेल्स। तो इट डिपेंड्स ऑन एनालिस्ट कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है। बैंकिंग में यूजुअली हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करते हैं विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिफाइड प्राइस टू बुक मेथडोलॉजी। तो प्राइस टू बुक मतलब बुक वैल्यू इज द मेन फैक्टर फॉर वैल्यूइंग अ बैंकिंग। तो हम अपनी वैल्यूएशन में इसी का एक कॉम्बिनेशन ले रहे होते हैं कि डिविडेंड क्या देगा, क्योंकि बैंक यूजुअली इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिविडेंड्स के लिए खरीदते हैं। तो इफ डिविडेंड्स फॉर्म अ बिगर अ वेरी बिग चंक ऑफ अर्निंग ऑफ अ बैंक, तो फिर डीडीएम से आप 100% भी कर सकते हैं वैल्यू। अदरवाइज यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिफाइड प्राइस टू बुक मल्टीपल एंड डीडीएम, दैट इज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो वो दोनों भी आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो इन्हीं फॉर्मूले में, जितने मतलब ये सारे फॉर्मूला हैं उनमें कैप्चर हो जाता है। जैसे आपने बोला कि आरओई है, तो हम्म। आरओई कैप्चर हो जाता है, ग्रोथ रेट कैप्चर हो जाता है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो भी आ जाता है। वो तो सबके लिए कॉमन ही है, बट हम्म। आरओई जो फैक्टर है एंड प्राइस टू बुक, ये दो चीजें हैं जिसको हम देखकर बैंकिंग मेट्रिक्स जो है वो इवेल्युएट करते हैं। इसके अलावा जो रेशियोज हैं वो देखे जाते हैं फॉर एवरी बैंक और कंपेयर किए जाते हैं एंड देन इवेल्युएट किया जाता है। जैसे कि आरओई हमने डिस्कस कर लिया, आरओए हो गया, और इसके अलावा एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो है, इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो है, इन्फेक्शन रेशियो है जो ये बताता है कि कितने लोन्स आपके खराब हो सकते हैं और अभी हैं कितने एंड देन आगे कितने हो सकते हैं, वो हम लोग खुद से जज करके एंड देन हम यूज डिफरेंट मेथड्स यूज करके उसको एस्टिमेट करते हैं। देयर आर सर्टेन अदर रेशियोज एज वेल जो हम यूज करते हैं, जैसे कि कवरेज रेशियो है। उसमें ये होता है कि भाई जितनी भी प्रोविजन मतलब जो भी बैड लोन्स आ रहे हैं तो उसमें कितनी आप कवरेज जो है वो ले रहे हो, हाउ प्रूडेंट यू आर, तो वो सारी चीजें कॉर्पोरेट होती सही। अच्छा, ये बताएंगे जैसे बैंकिंग सेक्टर को आप कैसे देख रही हैं, लाइक इन करंट सिनेरियो, और जो है आगे भी जो है इन फ्यूचर में भी आप किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं, जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, सुपर टैक्स हो गया, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। है। अच्छा, अभी तक तकरीबन 2 साल से जो है बैंकिंग सेक्टर जो है इट वाज इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, हम्म। ठीक है। तो अभी तक तो ये था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, तो डेफिनेटली जो अर्निंग्स होती हैं वो इंटरेस्ट रेट के साथ आपकी बढ़ती हैं ऑन एवरेज। हम्म। अब जो है इंटरेस्ट रेट क्योंकि मार्च एंड में जो है वो अभी जैन एंड में मीटिंग है, देन मार्च में एक मीटिंग आएगी, हम्म। एंड दोनों में ही अभी से ही एनालिस्ट जो है वो जो कि टी बिल और पीआईबी की दिख रहा है कि रेट कट एक्सपेक्टेड है। तो अब हम्म। जो है वो रेट जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगा और ओवरऑल जो है बैंक की अर्निंग आफ्टर CY 24 डिक्लाइन होनी चाहिए इन दैट सिनेरियो। क्योंकि पहले होता क्या है कि एसेट रिप्राइसिंग होती है जो थोड़ा सा टाइम लेती है, और इस वजह से CY 24 की अर्निंग जो है वो 23 से नीचे नहीं आएंगी, हम्म। ऊपर होंगी। एक डिपॉजिट ग्रोथ भी है और एसेट रिप्राइसिंग भी।
तो ओवरऑल इस इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में ये लगता है कि 25 से अर्निंग्स डिक्लाइन होगा। हाउएवर गिवन दैट डिपॉजिट ग्रोथ ओवरऑल बहुत इंप्रेसिव है, स्पेसिफिकली इस्लामिक बैंक की। तो ओवरऑल जो है वो वैल्यूएशन जो है वो कुछ बैंक ऐसे हैं जिनकी अभी भी बहुत कंपेरिजन। सही। अच्छा, अब जैसे कि इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो वो जाहिर है वो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी की जो बात आपने की कि वो हाई की तरफ जा रहा होता है। अब जैसे कि अब जब इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ आएगा तो ये इम्पैक्ट तो बिल्कुल होगा। तो आगे इन्वेस्टर को आप क्या कहेंगी कि किस तरह से, क्योंकि वो जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी पे तो फर्क पड़ेगा, तो इन्वेस्टर को इस पूरे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? अभी भी जैसे मैंने कहा कि कुछ बैंक्स हैं जिनमें वैल्यू है, तो हम्म। इंटरेस्ट रेट जरूर नीचे आएगा, बट एक्चुअली इंटरेस्ट रेट उन लेवल्स पे चले गए थे दैट वर अनप्रेसिडेंटेड। 22% पॉलिसी रेट जो है वो डेकेड्स हाई रेट था, और हम्म। उसके बाद भी वो नीचे आएगा। इट वुड कम डाउन ग्रेजुअली, तो इट वुड स्टे एट अ लेवल जो कि हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में 11-12% के बीच रहना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स को इस तरह देखना चाहिए कि यस रेट इज कमिंग डाउन, बट उसके साथ डिपॉजिट ग्रोथ भी है। तो जो बैंक्स ऐसे हैं जो कि ग्रोथ वाली ट्रेजेक्ट्री पे भी है, प्लस जो है वो स्टेबल डिविडेंड्स पे करेंगे, और जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी बनती है एट दोज लेवल्स एज वेल। यानी कि अगर रेट मेरा डिक्लाइन हो रहा है और उस रेट पे जो अर्निंग बनती है, अगर वो बैंक जो है वो डिविडेंड दे रहा है इतना कि डिविडेंड यील्ड बन जाए वैसी। मैं एक्सप्लेन करने के बाद आपको कुछ नाम भी बताती थी जिनकी यील्ड अच्छी हैं। हम्म। यील्ड अच्छी है और ग्रोथ ग्रो भी कर रहा है बैंक, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी तो यही सजेशन है कि इस इन्वायरमेंट में, इस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जो है वो बेस्ट ये रहेगा कि जो भी हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं बैंकिंग सेक्टर में, वो इन्वेस्टर्स को लेने चाहिए एट दोज रिड्यूस्ड अर्निंग्स एज वेल, क्योंकि वो भी डिविडेंड जो है वो, क्योंकि रेट तो नीचे आ जाएगा। हम्म। तो रेट जब नीचे आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 साल बाद रेट होता है 16-17% के लेवल पे, अभी 22% है हम्म। या उससे भी सकते हो, लेकिन डिविडेंड यील्ड 20% से ऊपर की है कुछ बैंक की। तो वो वाले स्टॉक्स देखने चाहिए, क्योंकि सारी बात है जब रेट ज्यादा था तो लोग फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, बैंक में पैसा रख रहे थे या फिक्स हम्म। इनकम सिक्योरिटी डाल रहे थे, या उनको सीधा सीधा किसी रिस्क के बगैर 22% मिल रहा। लेकिन जब वो रेट नीचे जाएगा तो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक की तरफ आएंगे, जो जिनकी हायर डिविडेंड यील्ड होगी देन द इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग, तो उनको वहां पे फायदा सही। होगा। अच्छा, आपने आपने जी आपने सुपर टैक्स का सवाल भी पूछा था, वो शायद मिस हो गया। जी जी। तो सुपर टैक्स ऑलरेडी जो है वो लगा हुआ है बैंकिंग सेक्टर पे, और इसका जो इंटरेस्ट रेट जो बनता है वो तकरीबन 50% के करीब बनता है बिकॉज ऑफ द सुपर टैक्स। तो हम्म। थोड़ा अनलाइकली लगता है कि गवर्नमेंट और सुपर टैक्स लगाए। हाँ, कंटिन्यूएशन जो है वो ऑलरेडी सारी एनालिस्ट ने अपनी अजम्पशन में बिल्ड की हुई है, तो दैट्स नॉट अ रिस्क। सही। अच्छा, आपने नाम आप कह रही थी कि आप जो है अभी मेंशन करेंगी, तो वो जरा आप मेंशन कर दें प्लीज। अच्छा, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से अगर देखें, अच्छा वैल्यूएशन होती इस तरीके से है कि अगर मैं कोई बाय कॉल दे रही हूँ तो हम्म। एक होती है कैपिटल अप्रिसिएशन, और ये मतलब स्टॉक अगर अभी 150 का है और मुझे लगता है कि वो 180 का हो जाएगा, एक ये होती है कैपिटल अप्रिसिएशन। दूसरा होता है डिविडेंड यील्ड, दैट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड। जैसे अगर मुझे लग रहा है कि 20 रुपए का डिविडेंड आएगा किसी स्टॉक का, डिवाइडेड बाय इट्स प्रिवेलिंग प्राइस, और अगर वो समझे 100 रुपए का है, तो यानी यील्ड कितनी हो गई 20%, 20/100। ठीक है। तो हम्म। उस हिसाब से जो मेरी पिक्स है, मुझे जो अच्छे लगते हैं वो बैंक अल हबीब अच्छे लगते हैं, विच इज अ मिड टियर बैंक, हम्म। और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक विच इज ऑल्सो अ मिड टियर बैंक। इसके अलावा बिगर बैंक में मुझे मीजान बैंक अच्छा लगता है, विच ऑफर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एज आई सेड ग्रोथ एंड प्लस फ्यूचर पोटेंशियल डिविडेंड्स। मीजान के भी स्ट्रेटजी लगती नहीं है मैनेजमेंट की अभी डिविडेंड देंगे, बट दे हैव द कैपेसिटी टू पे आउट मोर डिविडेंड्स गिविंग गिवन देयर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। वो काफी हायर लेवल पे, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। तो वो आराम से डिविडेंड दे सकते हैं, बट करेंटली उनका ग्रोथ का प्लान है तो अभी वो नहीं दे। इसके अलावा बैंकल हबीब जैसे मैंने मेंशन किया, वो भी डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है उसका वो आराम से इंक्रीज हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, एंड एज वेल एज एचएमबी।
तो ये 3 स्टॉक्स है जिनमें कैपिटल एप्रिसिएशन पोटेंशियल भी है और प्लस डिविडेंड यील्ड सबकी जो है ना वो 25% से ऊपर है। CY 24 की बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। सही। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लें इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एक कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में क्या फ़र्क है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? ज़रा सबसे पहले तो हमारी नाज़रीन को आप ये बताएँ। अच्छा, मुझे क्लैरिफाई कर दें, आप वैसे बिजनेस का डिफरेंशियल डिफरेंस पूछना चाह रहे हैं या अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है जी, जो स्टॉक? इन्वेस्ट करना चाह रहा है उसके हवाले से आप बताएँ, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है मार्केट के हवाले से ही कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके हवाले से ही हम जानना चाहेंगे कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जो है इसमें एक फ़र्क है दोनों में? अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स में एसेंशियली कोई भी फर्क नहीं है, दोनों की वैल्यूएशन बिल्कुल एक तरह होती है हुँ, हुँ। और बेसिकली इसमें आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। तो जो पहले तो मैं बेसिक्स पे आ जाऊंगी, जो कन्वेंशनल बैंकिंग होती है और इस्लामिक बैंकिंग होती है। इस्लामिक बैंकिंग जो होती है वो एसेट बैक्ड होती है। तो एसेट बैक्ड होती है जिसकी वजह से उसको मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल कंसिडर इट एज हलाल। हुँ, ठीक है, तो उस वजह से जो है वो इस्लामिक बैंक पे जाना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इवन स्टॉक इन्वेस्टमेंट में भी इस्लामिक बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, या अगर इस्लामिक म्यूचुअल फंड है जैसे अल मीजान इन्वेस्टमेंट, हुँ। तो दे विल डेफिनेटली गो फॉर इस्लामिक बैंक। कन्वेंशनल वो खरीद नहीं सकते, तो वो वाली इन्वेस्टमेंट की चीज होती है। अगर मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आऊं, जो कि आपका मेन सवाल है, हुँ, तो है वैल्यूएशन के टर्म्स में और इवैल्यूएशन करने के टर्म्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल एक तरीके से देखे जाते हैं। बस वो उनकी आइडियोलॉजी भी है कि व्हाट डू दे वांट टू बाय, और दोनों को एक ही तरीके से कंपेयर करके देखना चाहिए। जैसे मैंने आपको टॉप बेस बताया, तो मैंने आपको एक मीजान बैंक बताया हुँ। विच इज द बिगेस्ट इस्लामिक बैंक, और बैंक अल हबीब और एचएमबी विच आर मिड टियर कन्वेंशनल। तो ये 3 बैंक हैं जो वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छे लगते हैं। और नाउ इफ देयर इज एन इन्वेस्टर जो कि फुल शरिया कंप्लाइंस करना चाहता है, तो वो इन तीनों में से मीजान बैंक। तो इट्स सही। एज सिंपल एज। अच्छा, अब फैसल बैंक के हवाले से थोड़ा-सा आप बताएँ कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से कैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि ये भी अब फुली इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट हो चुका है लास्ट ईयर से। तो थोड़ा-सा इसके हवाले से आप बताएँ, फैसल बैंक के हवाले से। फैसल बैंक की जो है वो लास्ट ईयर कन्वर्जन हुई है हुँ, और अब नाउ इट्स अ फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक जस्ट लाइक मीजान। हुँ, तो इसमें वैसे अगर मैं स्टॉक वाइज देखूं तो इट हैज अचीव ग्रोथ, ठीक है, और इसने डिस्पाइट ऑफ द कन्वर्जन बहुत अच्छी जो बहुत अच्छा कैगर डिस्प्ले किया है। मतलब हम जब ये कन्वर्ट हो रहा था तो हम एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिपॉजिट जो है उनसे जाएंगे काफी सारे, क्योंकि इस्लामिक बैंक में जो है वो रिटर्न कम ऑफर होते हैं एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल। तो अगर इस्लामिक बैंक हमें अभी तकरीबन ऑफर कर रहा है 18-19% करे, तो ये ऑफर कर रहे होते हैं 12-13% मैक्स। ठीक है, सही। डिपॉजिट मैं वहां रखवाऊंगी। तो उसके बावजूद इसके जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ डिस्प्ले की। तो फैसल बैंक इज नॉट वन ऑफ माई टॉप, इज नॉट माई इन माई टॉप पिक्स, बट स्टिल इट इज अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट इन। अगर आप सिर्फ इस्लामिक यूनिवर्स की बात करें हुँ। तो मुझे निदान बैंक में ज्यादा अपसाइड लगती है, बट फैसल बैंक इज स्टिल। अच्छा, जैसे मैंने आपसे पूछा था टॉप बैंक्स, टॉप 5 बैंक्स का आपने मुझे बताया। अच्छा, अब मुझे थोड़ा-सा आप ये बताएँ कि टॉप बैंक्स आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो है आप कौन से बैंक्स देखती हैं? कम अगेन, मतलब कि शॉर्ट टर्म यानी कि अगर मुझे 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है और हुँ। अगर मुझे साल के लिए इन्वेस्ट करना है, आप इस तरीके से पूछ रही हैं। जी, 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 बिल्कुल। अच्छा देखें, इक्विटी इन्वेस्टिंग जो होती है ना, उसका बेसिक एक रूल होता है जो कि आई थिंक ज्यादातर एनालिस्ट उसी पे चलते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, कि अगर आपको कोई चीज 2 या 3 महीने से इन्वेस्ट करनी है ना, तो यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटी। ठीक है, क्योंकि इक्विटी में रिस्क होता है एंड इट्स वॉलेटाइल। अगर मुझे 2 से 3 महीने बाद पैसे चाहिए तो आई कुड कीप मनी इन फिक्स इनकम मे बी। सही है। सही। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन जो होता है, वैसे तो हर इन्वेस्टर का अलग होता है, मे बी आप इन्वेस्ट करें
आप कहेंगे कि मुझे 1 साल के लिए पैसा रखना है, कोई और इन्वेस्टर होगा, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन एज, फैमिली बैकग्राउंड, इनकम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हो सकता है वो कहे कि भाई नहीं, मुझे सेफ रिटर्न चाहिए, तो मुझे सिर्फ डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स दिला दो और मैं उसको रखा रहूंगा अपने पास फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट गिव्स मी अ सॉर्ट ऑफ फिक्स रिटर्न, नॉट एग्जैक्टली फिक्स रिटर्न, क्योंकि स्टॉक में कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता। तो हम्म। इस तरीके से तो मैं जो भी मेरी रिकमेंडेशन होगी या किसी भी एनालिस्ट की रिकमेंडेशन होती है, वो जनरली 1 ईयर फॉरवर्ड बताते हैं कि हमें टारगेट प्राइस कितनी लगती है। तो जो मैंने मीजान बैंक, बैंकर लगी और HMB रेकमेंड किया है, दिस इज फॉर 1 ईयर टाइम होराइजन के, 1 साल बाद मुझे लगता है कि इतने होते हैं। तो यूजुअली इक्विटी की जो हम कॉल्स देते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में ब्रेक करना ट्रेडिंग हो जाएगी, दैट वुड नॉट बी वैल्यू। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूंगी सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सेविंग स्कीम होती है जैसे कि नेशनल सेविंग स्कीम हो गई, ठीक है, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है एज कंपेयर म्यूचुअल फंड के? थोड़ा सा इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताएं। अच्छा, आप अगर 5 साल का होराइजन, ठीक है, या 10 साल का होराइजन ले लें, तो हम्म। ओवरऑल जब आप देखेंगे ना, तो नॉट जस्ट म्यूचुअल फंड, अगर आप इंडिविजुअली भी इन्वेस्ट करें, जैसे मेरा एक पोर्टफोलियो और मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो हम्म। ओवरऑल आप जब रिटर्न देखेंगे ना, तो हमेशा इन द लॉन्गर रन इक्विटी आपको हायर रिटर्न दे। ओके। जो फिक्स इनकम सिक्योरिटी होती है उसको मैं कंपेयर करूंगी विद द नेशनल सेविंग और कीपिंग योर मनी इन द बैंक, ठीक है, तो वो आपको एक फिक्स रिटर्न जरूर देता है, एंड इट हैज लोअर रिस्क एज वेल एज कंपेयर टू इक्विटी। लेकिन जो इक्विटी होती है वो हाई रिस्क होती है, तो हाई रिटर्न होती है। तो ऑन एवरेज अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करोगे, अगर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है और एक सेफ और एक उस तरीके से मतलब कि चलना है कि मतलब थोड़ा सा रिस्क अवर्स हो गए, तो देन पीपल शुड गो फॉर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, लेकिन ओवरऑल रिटर्न हमेशा इक्विटी में बनता है, बट डिपेंडिंग ऑन द रिस्क, अमाउंट ऑफ रिस्क यू आर एबल टू बेयर, क्योंकि सबकी रिस्क की एपेटाइट अलग होती सही। अच्छा, ये जरा मुझे बताएं कि अक्सर जो लोग होते हैं, जैसे कि अगर मैं उन्हें बोलूं, रिटेल पब्लिक जो होती है, वो बैंकिंग स्टॉक में जो है वो थोड़ा सा वो रेजिस्ट करती है, अवॉइड करती है इन्वेस्टमेंट करने से। तो इसकी क्या वजह है? है। यू आर राइट। पब्लिक जो होती है, काफी सारी पब्लिक हमारी ऐसी है जो कि नहीं करना चाहती। हम्म। तो देर आर पीपल जो बैंक में पैसा नहीं रखते, ठीक है, हम्म। और ऑल्टरनेट एवेन्यूज में रखे होते हैं या इस्लामिक बैंक्स में रखे होते हैं। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आए तो उसमें भी लोग अवॉइड करते हैं कन्वेंशनल स्टॉक। तो नॉट, दे डू नॉट अवॉइड बैंक एज सच, वो हम्म। कन्वेंशनल बैंक अवॉइड कर रहे होते हैं ज्यादातर। जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि जिनको नहीं करना होता तो फिर वो कन्वेंशनल बैंक अवॉइड करते हैं, और जिनको थोड़ा ज्यादा ऑल टुगेदर अवॉइड करना होता है देन वो बैंक्स में इन्वेस्ट, तो वो शरिया पर्सपेक्टिव से ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम्म। बैंक का काम जो होता है वो प्योरली इंटरेस्ट बेस्ड होता है। तो वो उसकी स्टॉक, हालांकि फॉर एग्जांपल इफ दे बाय UBL और HBL और एनी अदर कन्वेंशनल बैंक, और उसमें उनको नुकसान भी हो सकता है और उनको फायदा भी हो सकता है। तो अगर हम एसेंशियली स्टॉक इन्वेस्टिंग देखें, दैट्स हलाल, बट उनको होता है कि इनका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि आई शुड अवॉइड इट फॉर द सेफ साइड, तो वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। तो काफी सारी आवाम ऐसी होती है जो नहीं करती है, बट अभी भी स्टिल देयर इज अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन बैंक्स, जो ज्यादा लिक्विड भी होते हैं, डिविडेंड भी दे रहे होते हैं। तो बट वो ये है कि डायरेक्ट बैंक में पैसा नहीं कर रखते, लेकिन स्टॉक खरीद लेते सही। अच्छा, अभी जैसे कि हमें पता है कि अभी तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है, तो जो है वो बैंकिंग सेक्टर जो है काफ़ी मतलब उसकी एक प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी अच्छी चल रही है, सब कुछ है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि आगे जाके इसके बाद कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें जो है जो जो कि काफ़ी हाई प्रॉफिटेबिलिटी देगा बैंकिंग सेक्टर के अलावा आगे जाके? देखिए, अगर प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखें ना, तो दिस ईयर हैज बिन गुड, और आगे जाके सिक्लिकल स्टॉक्स जो है ना, वो लगता है कि जब इंटरेस्ट रेट जब भी डाउनवर्ड साइकिल पे होता है ना, तो हम्म। सिक्लिकल परफॉर्म, और सिक्लिकल वो स्टॉक होते हैं जो कि मूव करते हैं with various factors, for example commodity prices, interest rates,
हम्म। तो अच्छा, इंटरेस्ट रेट मैंने बोला, लेकिन उसमें आपका भी बैंक्स को मैंने इंक्लूड करी। मैं आपको सिक्लिकल्स बाकी बता रही हूँ कि जो कमोडिटी बेस्ड बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में देखें तो सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ये दो बड़े सिक्लिकल सेक्टर। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा और इनमें जो लेवरेज स्टॉक्स होंगे, यानी कि जो कि ज्यादा जिन्होंने डेट लिया होगा तो उनको फायदा होगा। और इसी तरह स्टील में भी यही है, सीमेंट में। तो सिक्लिकल्स लगता है कि वो चलेंगे जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना शुरू हो जाएंगे तो उनको फायदा। उनके इंटरेस्ट रेट्स इतने ऊपर चले गए थे कि उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, तो दे वर नॉट एबल टू मेक मच मनी। तो ये वाले लगता है कि सेक्टर्स परफॉर्म करने चाहिए आफ्टर बैंक। सही। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है इस साल बैंकिंग सेक्टर को आप किस तरह देखती हैं, और जो है आगे आप जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अबाउट दिस सेक्टर, के जो इस सेक्टर में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, तो थ्रू आउट द ईयर आप कैसा देख रही हैं? उनको यही मैं एडवाइस करूंगी कि बैंक्स में जो है दे शुड रिमेन इन्वेस्टेड इफ दे हैव अ टारगेट टू गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स फ्रीक्वेंटली। क्योंकि अब जो है वो ज्यादातर बैंक्स हैं वो फ्रीक्वेंट डिविडेंड पे आउट्स कर रहे हैं, तो द regime has changed। पहले क्या होता था कि सिर्फ जो ये बड़े बैंक थे, यूबीएल, एचबीएल, एबीएल, एनसीबी, यही जो है वो हर क्वार्टर डिविडेंड दे रहे होते थे। लेकिन अब जो ये, जैसे मैंने अपनी प्रेफरेंस बताई कि बैंक लबीब है, एचएमबी है, इवन जैसे आपने फैसल बैंक मेंशन किया, तो दे आर पेइंग आउट मोर फ्रीक्वेंट डिविडेंड्स। तो उनको जो है वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में होना चाहिए। अगर स्पेसिफिकली बैंक है तो फिर बैंक में वो वाले स्टॉक्स चूज करें जिसमें ग्रोथ भी है और डिविडेंड्स भी अच्छे हैं आगे। तो दे शुड रिमेन एंड एंड टर्न आउट डिविडेंड्स फ्रॉम दी स्टॉक्स। तो इनमें इनको होना चाहिए। अगर अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर देखें तो डिविडेंड के लिए दे कैन आल्सो गो फॉर फर्टिलाइजर स्टॉक्स लाइक एंग्रो फर्टिलाइजर्स एंड हम्म। एफएफसी। क्योंकि जाहिर बात है कि एक सेक्टर में दे कैन नॉट रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड, दे हैव टू डाइवर्सिफाई देयर रिस्क एज वेल। तो they can go for those stocks. सही। थैंक यू सो मच सारा। बहुत इंफॉर्मेशन आपने दी और बड़ा अच्छा आपके साथ सेशन रहा, और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमारे नाजरीन हैं उनको जो है काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी क्योंकि आज हमने सिर्फ बिलखुसूस हमने बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बात की, कि जो है इसके ऊपर हमारा फोकस था कि इसमें जो लोग जो जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं अभी, या कहीं पे कोई जो है उनको प्रॉब्लम है या फंसे हुए हैं, तो किस तरह से जो है क्या फ्यूचर है इसका, और काफ़ी अच्छा स्कोप बताया गया है, और सारा ने अपनी एक्सपर्टीज़ में बताया हमें। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और जो है थैंक यू सो मच सारा आपका, आपके वक्त का। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।